चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग विकारी शब्द के बारे में चर्चा किए थे। विकारी, अविकारी। अब विकारी शब्द में 4 प्रकार के मैंने बताया था: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यहाँ पर हम लोग विकारी शब्द में संज्ञा का वर्णन करेंगे कि संज्ञा क्या होती है। एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहाँ से रहता है। विकारी शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर जिसके मूल रूप में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब यहाँ संज्ञा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब नाम। संज्ञा का मतलब नाम। किसी का नाम आप बोलते हैं वह संज्ञा होता है। किसी का नाम आप बोलेंगे वह संज्ञा होता है। और संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग करेंगे वह सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम का मतलब जो सबका नाम। तो यहाँ पर हम लोग संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। संज्ञा का मतलब नाम। परिभाषा इसकी होती है: किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। नाम किसका किसका नाम होगा? वस्तु का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, प्राणी का नाम होगा, भाव का नाम होगा। इन सारे के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। समझ में आ गया? छोटी सी बात है। नाम और किसका नाम? वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार: संज्ञा 3 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बहुत सारे किताब में आपको 5 प्रकार मिलेंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन मूलतः इसके कितने भेद होते हैं? मूलतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। इसके 2 भेद। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। ठीक। अब इसमें हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आप रमेश बोल दिए, रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी क्या है? नदी बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन गंगा नदी बोलेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिमालय बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक पर्वत तो बहुत सारा है लेकिन हिमालय नाम लिया जा रहा है। पटना बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वाराणसी बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम लिया जा रहा है। जहां किसी वस्तु का नाम लेंगे पर्टिकुलर, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति का, उस स्थान का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों का बोध होता है। एक ही प्रकार के, जिस शब्द से एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई, भाई कहेंगे तो भाई एक ही वैरायटी के हैं सभी, वो एक जाति हो गई। अब जाति में भाई का तो नाम होगा ना, अलग अलग नाम होगा। तो जब नाम लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जब भाई बोल दिए तो सभी भाई है, सभी भाई, एक जाति समूह का बोध करा दिया। बहन बोल दिए, जाति समूह का बोध करा दिया। शिक्षक बोल दिए, जाति समूह का बोध करा दिया, जाति का बोध करा दिया। प्रोफेसर बोल दिए, जाति का बोध करा गया। मनुष्य बोल दिए, जाति का बोध करा दिया गया। नदी बोल दिए, जाति का बोध करा दिया गया। तो इस तरीके से जहां देखेंगे एक जाति का बोध कराया जाता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक जिस शब्द से एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भाग होता है: द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। इसी को द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है, पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पदार्थ न पूछकर द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा जाता है। और ऑप्शन में द्रव्य और द्रव दोनों दिया रहता है। तो द्रव जो है मेरा संज्ञा का भेद नहीं होता है, द्रव वो द्रव्य होता है। संज्ञा का भेद होता है द्रव्य, और द्रव दे दिया तो इसका मतलब वो द्रव नहीं है। संज्ञा का कोई भेद नहीं है। संज्ञा का भेद द्रव्यवाचक संज्ञा होता है या इसी को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो इसका प्रयोग है जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे वह बनी होती है। मतलब इससे वह पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु का निर्माण होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, शराब, पानी, चाय, एल्कोहल इत्यादि ये सारे पूछे जाते हैं लिक्विड पार्ट में। अधिकतर आपको ये सब सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता ये सब नहीं पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्योंकि सभी लोग लगा देंगे कि ये तो पदार्थ है, ये द्रव्य तो है ये। लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है, खून पूछा जाएगा, रक्त पूछा जाएगा, एल्कोहल पूछा जाएगा, शराब पूछा जाएगा। किस प्रकार की ये संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। तो इस तरह का जितना भी लिक्विड पार्ट में है, लिक्विड मटेरियल है, ये सारे आपके द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब शब्द से ही पता चल रहा है, समूह का मतलब एक समूह होता है, भीड़ होती है, जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के बहुलता का बोध होता है। बहुलता का मतलब बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग पाए जाते हैं वही समूहवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक का बोध होता है। जैसे भीड़ है तो भीड़ एक व्यक्ति से तो बनेगा नहीं, भीड़ बहुत सारे लोग रहेंगे तो वो एक समूह का निर्माण कर देता है। सभा का आयोजन हो रहा है, कोई भी सभा है तो उसमें बहुत सारे चीज रहते हैं, आदमी रहते हैं, उसका पोडियम रहता है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी रहती है, वर्कर रहते हैं, बहुत सारे मिलाकर वो क्या बना देते हैं, एक सभा का आयोजन कर देते हैं, उसे समूहवाचक। प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी लगी है तो उसमें आदमी भी रहेंगे, प्रदर्शनी के लिए टेबल भी रहेगा, उसमें सब प्रदर्शनी के मटेरियल भी रखे रहेंगे, ये सारे मिलकर एक इसका समूह का निर्माण। झुंड, सेना, रैली, पार्टी इत्यादि ये सारे शब्द आते हैं जो कि समूह। सीधे सीधे दिमाग में बैठा लीजिए, जहां समूह का बोध होगा, बहुत सारे एक से अधिक लोग रहेंगे, एक से अधिक, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव, चाहे डेस्क, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, मेज इत्यादि, आदमी, फुल्की, चाट इत्यादि। जो मेला में जाएंगे तो मेला में क्या रहता है, मेला में आदमी भी रहते हैं, दुकान भी लगी रहती है, फुल्की रहता है, चाट रहता है, गुम्बाड़ा रहता है इत्यादि, सबको मिलाकर तो मेला का निर्माण होता है। खाली आदमी रहे और फुल्की चाट वगैरह न रहे तो मेला कहाँ हो गया, वो तो भीड़ हो गई। तो जो मेला बोला जा रहा है उस समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट है तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा। सिंपल सी भाषा में जानिए, जहां भाव का बोध होता है, जहां भाव का, जैसे ममता, ममत्व, पशुत्व, गुरुत्व, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसको एक भावनाएं हैं, अंदर से वो भाव जागृत होता है। तो ऐसा बोलकर देखेंगे तो आपके अंतर्गत एक भाव जागृत होता है। उस शब्द को हम किसके अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत देते हैं। परीक्षा में जब पूछा जाता है तो उसको बोलिए, देखिए, जैसे बचपन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं करेंगे, वो एक भावना है ना अंदर से कि उसका बचपना है, बचपन है, लड़कपन है, मनुष्यत्व है, पशुत्व है, गुरुत्व है, तो ये सारे ममत्व है, ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा के तीन भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सिंपल सी भाषा में नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, जहां नाम लिया जाए किसी वस्तु अथवा प्राणी का, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जाति में जिस जाति का बोध कराया जाए, जैसे नदी है, प्रोफेसर है, भाई है, बहन है, वो जाति का हो जाएगा। द्रव्य या पदार्थ के अंतर्गत जहां पदार्थ की बात होती है उसे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह में जहां बहुलता का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जहां भावना व्यक्त होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? जहां तक उम्मीद है कि सभी लोगों को इस समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको अच्छे से एक बार अपने से पढ़िएगा, आ जाएगा सबको समझ में। एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा हर एक परीक्षाओं में। ठीक, ओके।